हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आउटस्टैंडिंग अक्टूबर सीजन 1 29 डेज चैलेंज फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स के डे नंबर 16 में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपका इकोनॉमिक्स 12th महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस का इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है नेशनल इनकम, इस चैप्टर के ऊपर आज का ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में जो एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके रिलेटेड थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद आज के एग्जाम में सिर्फ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछूंगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड। ठीक है, सो स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, नेशनल इनकम इस वर्ड का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय उत्पन्न इस वर्ड से या शब्दाचा अर्थ काय। तर टोटल हे चॅप्टर तुम्हाला 8 ते 12 मार्काला आहे। किती मार्काला आहे? 8 ते 12 मार्काला आहे। आणि या चॅप्टरमधून इस चैप्टर में से कम आपको एक क्वेश्चंस तो आएगा ही आएगा, उसके बाद 2 से 3 ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। तो ये चैप्टर एकदम इजी है। 2 क्वेश्चंस पूछूंगा मैं, 2 क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएगा। सो स्टार्ट विथ डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था 1947 में। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट ने 1949 में एक कमेटी ऑर्गेनाइज की थी जिसका नाम था नेशनल इनकम कमेटी, राष्ट्रीय उत्पन्न समिति। और उस कमेटी के अंतर्गत जो नेशनल इनकम की डेफिनेशन की है वो मैं आपको बताऊंगा। और वही सबसे बेस्ट डेफिनेशन है जो पीगू ने और आर्चर ने जो डेफिनेशन की थी। उस डेफिनेशन में थोड़ा सा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, प्रिंसिपल का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए एग्जाम में लिखते समय आप सिर्फ यही डेफिनेशन लिखिए जो नेशनल कमेटी द्वारा 1949 में बताई गई थी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बताई गई थी? अ नेशनल estimate measures the volume of commodities and service turned out during a given period counted without duplication। राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजे एखाद्या विशिष्ट कालखंडात निर्माण करण्यात आलेल्या वस्तू आणि सेवांचे दुहेरी मोजदाद होऊ न देता केलेले मापन होय। मतलब ड्यूरिंग द ईयर में इंडिया में कितने भी गुड्स प्रोडक्शन होते हैं, उस प्रोडक्शन को अगर हम काउंट करेंगे विदाउट डबल कैलकुलेशन, विदाउट डबल काउंटेड, एक ही चीज़ को एक ही बार में कैलकुलेट करना है, तो जितना भी कैलकुलेशंस आएगा उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। हालांकि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याच्या पद्धति। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम में आ सकता है। इस चैप्टर से रिलेटेड 2 ही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे आपको, या तो एक आएगा राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याच्या पद्धति और टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ नेशनल इनकम और मोजताना येणाऱ्या अडचणी। करेक्ट, इन दोनों में से एक क्वेश्चन कंपलसरी एग्जाम में आ सकता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स मुझे लाइव देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आपकी बुक ओपन कीजिए और जो भी मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ उस पॉइंट के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि मैं पूरा का पूरा पॉइंट एक लाइन में एकदम आसान भाषा में आपको डिस्कशन करूँगा ताकि आपको भी याद रहे कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है मेजरमेंट, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याच्या पद्धति, जिसमें सबसे फर्स्ट आती है उत्पादन पद्धत, आउटपुट मेथड। करेक्ट, तो इस उत्पादन पद्धति आउटपुट मेथड में 2 सब डिवाइडेशन किए गए। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन ॲज प्रोडक्ट मेथड और इन्व्हेंटरी मेथड म्हणजे ही जी उत्पादन पद्धत आहे, या उत्पादन पद्धतीला उत्पादन पद्धत तर म्हणतात किंवा मालसाठा पद्धत पण म्हणतात। तुम्हाला एग्जाममध्ये येऊ शकते राष्ट्रीय उत्पन्नाची मालसाठा पद्धत स्पष्ट करा, तर तुम्हाला असं कन्फ्यूज होणे की मालसाठा पद्धत तर आम्हाला शिकवलेलंच नाही, तर उत्पादन पद्धत म्हणजेच मालसाठा, इन्व्हेंटरी म्हणजे स्टॉक, काइंड ऑफ अ स्टॉक। ठीक आहे, तर त्याच्यामध्ये 2 विभागात विभागणी केलेली आहे। नंबर फर्स्ट है द फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच, अंतिम वस्तू पद्धत, किंवा द व्हॅल्यू ॲडेड अप्रोच, मूल्यवर्धित पद्धती। इन शॉर्ट मी सांगतो, राष्ट्रीय उत्पन्न होत असताना किंवा कॅल्क्युलेट करत असताना फर्स्ट त्यांनी सांगितलेलं आहे उत्पादन म्हणजे काय? प्रोडक्शन, आउटपुट। आता प्रोडक्शनचे 2 पद्धती आहेत, एक डायरेक्ट, इस प्रोडक्शन के 2 मेथड्स है, एक तो आप डायरेक्ट वैल्यू फाइनल प्रोडक्ट काउंट कीजिए या फिर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट काउंट कीजिए। अब शॉर्ट में बताता हूँ फाइनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। सपोज अगर आप एक मोबाइल का प्रोडक्शन काउंट कर रहे हो, मोबाइल से रिलेटेड काउंट कर रहे हो, तो आप सीधा उस मोबाइल की प्राइस निकालिए, 15,000 है, 20,000 है, जितनी भी कंपनी ने रखी है, 17,000 18,000 प्राइस। सपोज मान के चलते किसी कंपनी ने उनके मोबाइल की प्राइस रखी है 15,000, तो सीधा उस फाइनल प्रोडक्ट मेथड से या अंतिम वस्तु पद्धत से डायरेक्ट वो क्या किया जाता है 15,000 क्या काउंट किया जाता है। ये फर्स्ट मेथड है। और
इसमें सेकंड मेथड, मतलब उत्पादन या आउटपुट मेथड में फर्स्ट मेथड है अंतिम वस्तु पद्धत, फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच, और सेकंड है द वैल्यू एडेड अप्रोच, मूल्यवर्धित पद्धति। अब इसमें क्या होता है, अगर हम मोबाइल का प्रोडक्शन का काउंट कर रहे हैं नेशनल इनकम में, तो सबसे पहले मोबाइल के अंदर जो ग्रीन चिप होती है उसका काउंट किया जाता है, उसके बाद डिस्प्ले का काउंट किया जाता है, उसके बाद बैटरी का काउंट किया जाता है। मतलब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एक एक अमाउंट उसमें ऐड किया जाता है। फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच में क्या किया जाता है, डायरेक्ट उस मोबाइल का फाइनल वैल्यू निकाला जाता है। एंड वैल्यू एडेड अप्रोच में जैसे जैसे मोबाइल का प्रोडक्शन हो रहा है वैसे वैसे उसमें कीमत ऐड की जाती है। ये सबसे ईजी है, इसमें इस मेथड में इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट मेथड है उत्पन्न पद्धत, इनकम मेथड। फर्स्ट काउंट करने की हमने मेथड सीखी थी प्रोडक्शन या आउटपुट मेथड, उत्पादन पद्धत। नेक्स्ट है उत्पन्न पद्धत, इनकम मेथड। अब इस मेथड में आपको आपके बुक में क्या लिखा है एक बार चेक कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द इनकम पेमेंट रिसीव्ड बाय ऑल सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिक्युलर इयर। या पद्धतीत देशाच्या एका वर्षाच्या कालावधीत देशातील नागरिकांना मिळणाऱ्या निव्वळ उत्पन्नाची बेरीज करून राष्ट्रीय उत्पन्न मोजले जाते। एक तो था प्रोडक्शन काउंट कीजिए कितने का प्रोडक्शन हुआ क्या नहीं, क्योंकि जो प्रोडक्शन होगा वो तो लोग खरीदी करेंगे। नेक्स्ट मेथड है और मेथड, इसमें इनकम मेथड उत्पन्न पद्धत। अब इसमें क्या होता है, इस भारत में कितने भी लोग हैं उनका इनकम काउंट किया जाता है। सपोज टीचर्स है तो टीचर्स की सैलरी स्लिप जमा की जाती है, बैंक के वर्कर्स है तो उनको सैलरी चेक किया जाता है, दुकान के अंदर जो नौकर काम करते हैं उनकी भी सैलरी काउंट की जाती है, जो दुकानदार होते हैं वो टैक्स पेड करते हैं, टैक्स पेड करते समय उनको बैलेंस शीट दिखानी पड़ती है और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में उनके बिजनेस का नेट प्रॉफिट होता है तो वो नेट प्रॉफिट काउंट किया जाता है। मतलब इंडिया में जितने भी लोग हैं उनका इनकम काउंट किया जाता है और उस इनकम काउंट करने के बाद जो अमाउंट आती है उसे नेशनल इनकम घोषित किया जाता है अंडर इनकम मेथड। अब इसमें क्या क्या कैलकुलेट किया जाता है, रेंट कैलकुलेट किया जाता है, वेजेस काउंट किया जाता है, लोगों को मिलने वाला इंटरेस्ट काउंट किया जाता है, प्रॉफिट होता है, मिक्स्ड इनकम होता है या नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है। भारत के कुछ लोग दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके इन्वेस्टमेंट की उनको इंटरेस्ट मिलता है, रेंट मिलता है, वो सब काउंट करके जो अमाउंट आती है उसे इनकम मेथड कहते हैं। मैं सिर्फ आपको मेथड का मीन समझा रहा हूँ। अब इस मेथड में जो आपको तकलीफ होते हैं, अगर हमने सपोज नेशनल इनकम आउटपुट मेथड से या उत्पादन पद्धति से कैलकुलेट किया तो उत्पादन पद्धति से रिजल्ट आएंगे, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो उसमें मिस हो जाते हैं, तो वो आपके बुक में दिया है, वो आपको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। अगर हम इनकम मेथड से चले गए तो इनकम मेथड से जाने के बाद कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है ये आपके बुक में दिया है, आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। मैं बताता था लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इस प्रॉब्लम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशंस करने हैं, इसलिए मैं वो छोटा सा काम आपके ऊपर बता दे रहा हूँ, ठीक है। वो एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन आप एक बार पढ़ लो। नेक्स्ट होता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक तो हुआ आउटपुट मेथड, इनकम मेथड और थर्ड है एक्सपेंडिचर मेथड, उत्पादन पद्धत, उत्पन्न पद्धत। अब तीसरा आता है खर्च पद्धत। अब इस मेथड में आपके बुक में क्या दिया है एक बार अच्छे तरीके से मैं बता देता हूँ। ये मेथड आपको एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा है, समटाइम्स 5 मार्क्स के लिए टिपालिया में भी आ सकता है। एक्सप्लेन द एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय उत्पन्नाची खर्च पद्धत स्पष्ट करा, तो आपको ये आना चाहिए। इसमें एक फॉर्मूला भी है, उस फॉर्मूला से डीप में हम कन्वर्सेशन करेंगे, ठीक है। उस मेथड में क्या बोला है देखिए एक बार। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय सोसाइटी इन अ पर्टिकुलर ईयर इज एडेड टुगेदर, इनकम कैन बी स्पेंड आइदर और ऑन कंझ्युमर गुड्स और कॅपिटल गुड्स। खर्च पद्धतीनुसार एका वर्षाच्या कालावधीत देशात होणाऱ्या एकूण खर्चाचे मोजमाप केले जाते। एका वर्षात उद्योग संस्था, व्यक्ती, शासन, उपभोगावरील खर्चाची, गुंतवणूक खर्चाची बेरीज करने म्हणजेच राष्ट्रीय उत्पन्न होय। अब इसमें क्या होता है कि पूरे इंडिया में जितने भी लोगों ने किसी भी चीज़ के ऊपर अगर एक्सपेंसेस किया है तो वो सारा का सारा एक्सपेंसेस काउंट किया जाता है, क्योंकि वो एक्सपेंसेस किसी ना किसी का तो इनकम होगा ही। सपोज मैंने किसी टीवी के ऊपर 50,000 रुपीज़ खर्च किए तो वो किसी ना किसी का तो इनकम होगा। मतलब उनका कहना ये है कि पूरे इंडिया में जितने भी लोग हैं उन्होंने जिस जिस प्रोडक्ट के ऊपर या जिस जिस चीज़ के ऊपर एक्सपेंसेस किया है उसका काउंट कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली नेशनल का इनकम पता चल जाएगा। इसलिए उन्होंने एक फॉर्मूला भी क्रिएट किया है, आपके बुक में देखिए पता चल जाएगा आपको। इसके ऊपर फॉर्मूला के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए, या आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, या आपको अगर ये मेथड एग्जाम में पूछे
और आपने मेथड एक्सप्लेन करते समय अगर ये फॉर्मूला लिखा तो चेक करने वाला टीचर आंख बंद करके आपको पूरे के पूरे मार्क्स दे देगा। तो इसका एक फ़ायदा क्या होगा कि उसे पता चल जाएगा कि लॉकडाउन में भी या विदाउट कॉलेजेस पे इस लड़के ने पूरी की पूरी पढ़ाई डीप डाउन की है, इसलिए वो आपको आंख बंद कर भी मार्क दे सकता है। ठीक है, हाँ, तो फॉर्मूला में क्या दिया है, NI इज इक्वल टू नेशनल इनकम इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G इन ब्रैकेट X माइनस M प्लस R माइनस P। अब इसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। सबसे पहिले देखिए, मराठी मीडियमच्या स्टुडंटच्या पुस्तकात त्याचं सूत्र काय लिहिलेलं आहे, राष्ट्रीय उत्पन्न बरोबर आहे उपभोग प्लस गुंतवणूक प्लस सरकारी खर्च कंसात आयात माइनस निर्यात परिकीय निव्वळ प्राप्ति। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ। आप बस इतना काम कीजिए, उस फॉर्मूला के ऊपर फोकस कीजिए, बस उस फॉर्मूला के ऊपर फोकस कीजिए, आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा। क्या, क्योंकि इस मेथड में क्या बोला है कि दुनिया पूरे भारत में जितने भी लोगों ने एक्सपेंसेस किया है उस एक्सपेंसेस का काउंट कीजिए। अब इंडिया में लोग एक जगह पे तो खर्चा नहीं करते, बहुत सारी जगह जिस चीज़ के ऊपर खर्चा किया जाता है, तो उस कौन सी जगह का एडिक्शन किया है वो इस फॉर्मूला में दिया है। सबसे पहले देखिए सी का मतलब उन्होंने क्या दिया है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशंस एक्सपेंडिचर, खासगी अंतिम खर्च। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है इंडिया का वो अपने जितने भी लोग हैं वो अपने पर्सनल चीज़ों के ऊपर जो कुछ भी एक्सपेंसेस करते हैं वो सबसे पहले सी में काउंट किया जाएगा, मतलब खासगी अंतिम खर्च में काउंट किया जाएगा कंजम्पशन में, जिसमें क्या आ सकता है, आपका मोबाइल आ सकता है, टीवी आ सकता है, बाइक आ सकता है, कंप्यूटर आ सकता है। उसके बाद वो सब एक्सपेंसेस काउंट करने के बाद प्लस उसमें और एक एक्सपेंसेस ऐड करना पड़ेगा, वो है आय। अब आय के मीनिंग क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मतलब दुनिया पूरे भारत में जितने भी लोग हैं उन्होंने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, किस किस जगह इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो लैंड में इन्वेस्टमेंट किया हो या बैंक में इन्वेस्टमेंट किया हो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हो, तो कितना अमाउंट उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसका भी एडिक्शन काउंट किया जाता है। मतलब सबसे फर्स्ट प्राइवेट लोगों ने अपने अपने प्राइवेट थिंग्स के ऊपर जो खर्चा किया वो काउंट कर लो, उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया वो भी काउंट कर लो, और तीसरे उसके बाद C प्लस I प्लस G। अब G स्टैंड फॉर, G का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशंस एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब सरकार ने जिस जिस चीज़ के ऊपर एक्सपेंसेस किया है या जिस जिस चीज़ के ऊपर सरकार ने भी खर्चा किया है वो सब उसमें ऐड किया जाता है। क्योंकि हम यहाँ पर इंडिविजुअल लोगों का इनकम काउंट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे पूरा का पूरा देश का इनकम काउंट कर रहे हैं, और देश का इनकम अगर हम काउंट करेंगे तो लोगों का भी इनकम उसमें जोड़ा जाएगा, और सरकार ने भी जिस जिस चीज़ों के ऊपर उस पर एक्सपेंस किया है, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्ट करने में हो या किसी बिल्डिंग एम्पायर खड़े करने में हो, जिस जिस जगह पर सरकार ने काउंट किया है वो सब भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद बोला है C प्लस I प्लस G इन ब्रैकेट X माइनस M। अब X माइनस M या E माइनस I माइनस M का मतलब क्या होता है कि नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि भारत की कोई भी चीज़ दूसरे देश में अगर हम बेच देते हैं तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं, बेसिक नॉलेज है। और उनकी कोई चीज़ हमारे कंट्री में आती है तो उसे क्या कहते हैं, हम इंपोर्ट कहते हैं। लेकिन नेट एक्सपोर्ट निव्वळ निर्यात का मतलब क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट मीन्स जितनी भी ड्यूरिंग द ईयर में एक्सपोर्ट की है उसमें से इंपोर्ट माइनस करना। मतलब पूरे इंडिया में ड्यूरिंग द ईयर में हमने 1 लाख करोड़ का सामान एक्सपोर्ट किया था, मतलब 1 लाख करोड़ का सामान हमने एक्सपोर्ट किया था, उसमें से 50 लाख करोड़ का सामान हमने इंपोर्ट किया था। करेक्ट, आसान भाषा में बता देता हूँ, कंफ्यूज मत हो। सपोज हमने 1 करोड़ का सामान ड्यूरिंग द ईयर में एक्सपोर्ट किया है और ड्यूरिंग द ईयर में 50 लाख का सामान हमने इंपोर्ट किया है, मतलब हमारे इंडिया में से 1 करोड़ का सामान चला गया और उनके पास से 50 लाख का सामान आया, तो उस 1 करोड़ में से 50 लाख माइनस किया जाता है और जितना भी 50 लाख रिमेनिंग आता है उसे हम नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। करेक्ट, हाँ। उसमें लास्ट बात बोला है नेट रिसिप्ट R प्लस P। अब इसमें क्या होता है, ये बहुत ईजी है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि फॉरेनर्स ने हमारे देश के कितने गुड्स और सर्विस के ऊपर एक्सपेंसेस किया है, उसमें से हमारे देश के लोगों ने उनके देश के गुड्स और सर्विसेज के ऊपर कितना एक्सपेंसेस किया है वो माइनस करके नेट रिसिप्ट्स निकाला जाता है। बहुत आसान है। सपोज फॉरेनर्स ने हमारे देश में आए और हमारे देश के गुड्स वेयर सर्विसेज इस्तेमाल कर ली और उस गुड्स और सर्विसेज के ऊपर उन्होंने 20,000 रुपये का एक्सपेंसेस किया, सपोज मान के चलता है, और उस 20,000 का एक्सपेंसेस किया है और हमारे देश के लोगों ने फॉरेन में जाकर
उनके गुड्स और सर्विसेज का इस्तेमाल कर लिया और उनके गुड्स और सर्विसेज के ऊपर हमारे देश के लोगों ने 10,000 को ऊपर एक्सपेंसेस कर लिया। तो उन्होंने हमारे ऊपर कितना किया 20,000, हमने उनके ऊपर कितना किया 10,000। तो 20,000 में से 10,000 माइनस किया जाता है और नेट रिसिप्ट निकाली जाती है। नेट रिसिप्ट निकाली जाती है जो कि कितना आती है 10,000। ये सारा का सारा एक्सपेंसेस काउंट करने के बाद जो भी अमाउंट आती है वो आती है इंडिया की नेशनल इनकम एज पर इनकम मेथड, सॉरी एज पर एक्सपेंडिचर मेथड। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा इस मेथड में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड, वो है राष्ट्रीय उत्पन्न मोजताना येणाऱ्या अडचणी, डिफिकल्टीज इन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम काउंट करना कोई बैलेंस शीट काउंट करने जितना आसान नहीं होता है। हालांकि बैलेंस शीट भी मैक्सिमम स्टूडेंट को टफ जाती है, लेकिन कंपेयर टू नेशनल इनकम बैलेंस शीट बहुत इजी कैलकुलेट करा जाता है, लेकिन नेशनल इनकम कैलकुलेट करना बहुत हार्ड काम है। क्योंकि जितने भी अब तक नेशनल इनकम काउंट किए हैं, नेशनल इनकम काउंट करने के बाद गवर्नमेंट ने 1-2 महीने बाद गवर्नमेंट ने हर साल अनाउंस किया है कि कुछ ना कुछ कम ज़्यादा हुआ है, कुछ ना कुछ कम ज़्यादा हुआ है। क्योंकि इंडिया में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों के 2 नंबर के बिजनेसेस वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट के पास एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जाती ही नहीं है। क्योंकि अगर आप में से अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम महाराष्ट्र में जितने भी लोग हैं उनके पास ग्रीन राशन कार्ड होता है, और उस ग्रीन राशन कार्ड या येलो राशन कार्ड या ऑरेंज राशन कार्ड में उसके पीछे उनका इनकम लिखा जाता है। जितने भी लोग हैं, कुछ लोगों के पास 15-15, 20-20 लाख की गाड़ियाँ होती है और उनके राशन कार्ड पे उनके पीछे इनकम कितना एक्सप्लेन किया जाता है 30,000 40,000 एक्सप्लेन किया जाता है। मतलब लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देते ही नहीं है, इसीलिए नेशनल इनकम काउंट करने में बहुत तकलीफें होती है। सो कौन सी तकलीफें होती है वो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताऊंगा। आप बस इतना काम कीजिए, आपके बुक में चेक कीजिए। सबसे पहले थ्योरेटिकल डिफिकल्टीज और कन्सेप्चुअल डिफिकल्टीज, राष्ट्रीय उत्पन्न मोजताना तात्विक अडचणी किंवा संकल्पनात्मक अडचणी आहेत, ते कोणते कोणते आहेत एक समजून घेत जा, मी तुम्हाला सांगत जाईन। ठीक है, सबसे फर्स्ट दिया है ट्रांसफर पेमेंट्स, हस्तांतरीय देनी। अब इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट्स क्या करती है, जितने भी लोग बेकार हुए हैं उनको गवर्नमेंट्स कुछ ना कुछ मुआवजा देती रहती है। तो वो क्या होता है कि वो मुआवजा होता है या वो पेंशन होता है या वो कुछ ना कुछ उन लोगों को देती है, तो वो एक्सपेंसेस गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंसेस होता है, लेकिन उन लोगों के लिए इनकम होता है। तो ऐसे कैलकुलेट करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, उसे हस्तांतरीय देनी कहते हैं। नेक्स्ट होता है इलीगल इनकम, बेकायदेशीर व्यवहारापासून मिळणारे उत्पन्न। अब ये बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। बहुत सारे इंडिया में ऐसे लोग होते हैं जो अकाउंट के 2 सेट ऑफ बुक्स मेंटेन करते हैं। मतलब अगर कोई गवर्नमेंट का आदमी वगैरह आया तो उसे एक सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट दिखाएंगे जिसमें कम इनकम हो, और बाकी उसमें जो छोड़ के जो भी उनका इलीगल होता है वो दूसरे सेट ऑफ बुक्स में मेंटेन कर लेते हैं। मतलब गवर्नमेंट का अगर कोई आदमी आए या टैक्स डिपार्टमेंट से कोई आदमी आए तो उसे कम इनकम दिखा देते हैं, और एक्चुअल में जो सेकेंड सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं उसमें पूरा का पूरा उनका भरा पड़ा रहता है इनकम, तो वो गवर्नमेंट को देते नहीं। इसलिए नेशनल इनकम काउंट करने में गवर्नमेंट को या कमेटी को तकलीफ होती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है अनपेड सर्विसेज या विनामूल्य सेवा। अब बहुत सारे ऐसे सर्विसेज होते हैं जो इंडिया में अनपेड होता है। समटाइम्स टीचर कोई स्टूडेंट्स को फ्री सिखा देता है, उसका इनकम काउंट नहीं होता है। समटाइम्स माँ बच्चों को बचपन से लेके बड़ा करती है, जो वो सर्विस प्रोवाइड करती है माँ, उसका इनकम कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये भी अगर इसे हम काउंट करें तो नेशनल इनकम बढ़ सकता है, लेकिन ये काउंट नहीं होता है, इसीलिए ये एक डिफिकल्टीज है, अड़चन है। ठीक है, नेक्स्ट होता है उसमें से प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, स्व उपभोगाच्या वस्तू। अब होता क्या है, समटाइम्स खेती में किसान खेती करते समय सेल्फ लेवल पे जो भी अनाज उगता है उसमें से 70% मार्केट में बेच देता है और 30% ओन कंजम्पशन के लिए रख देता है। 30% भी नहीं रखा तो 10% तो रख देता है और 90% मार्केट में बेच देता है। तो वो जो 90% होता है वो तो नेशनल इनकम में काउंट होता है, लेकिन वो 10% जो होता है वो काउंट नहीं होता है, इसलिए ये भी एक डिफिकल्टीज मानी जाती है। नेक्स्ट बोला है वहाँ पे इनकम ऑफ फॉरेन फर्म्स। अब नेक्स्ट है, हाँ बरोबर, इनकम ऑफ फॉरेन फर्म्स, परकीय कंपन्यांचे उत्पन्न। अब जो कंपनीज इंडिया में काम कर रही है तो उनको तो गवर्नमेंट को सारा का सारा इनकम दिखाना पड़ेगा, टैक्स वगैरह पेड करना पड़ेगा, लेकिन जो कंपनी बाहर के देश के वो इंडिया में काम कर रहे हैं, यहाँ के गवर्नमेंट को तो वो उनका इनकम नहीं बताएंगे, करेक्ट। तो इसीलिए वो भी एक डिफिकल्टीज मानी जाती है, क्योंकि वो यहाँ के लोगों के एक्सपेंसेस ले रहे, यहाँ का लोगों का पैसा ले रहे, लेकिन उनका जो इनकम है वो इनकम
बाहर देश के गवर्नमेंट को दिखा रहे हैं, इसलिए वो भी एक डिफिकल्टीज या अड़चन मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट उसमें बोला है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट फर्म, सरकारी क्षेत्र। अब गवर्नमेंट क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एक्सपेंसेस करता है, रास्ते बिल्डअप हो या कोई नगर पालिका से रिलेटेड काम का जो सेफ्टी या क्लीनिंग से रिलेटेड कोई भी काम का जो नगर पालिका गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसी चीज़ों के ऊपर बहुत सारे एक्सपेंसेस करती है, लेकिन एक्चुअल में एक्सपेंसेस जो करती है और जो एक्सपेंसेस ऑन पेपर दिखाती है उसमें बहुत सारा डिफिकल्ट होता है। सपोज क्या करती है गवर्नमेंट कि 30,000 का काम करती है और ऑन पेपर 70,000 का दिखाती है, इसीलिए क्या होता है एक्सपेंसेस जितना एक्चुअल में उस कंट्री का या उस गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस है उससे दुगना एक्सपेंसेस दिखाता है, इसलिए भी एक्चुअल नेशनल इनकम काउंट करने में डिफिकल्टीज जाती है। और लास्ट में बोला है चेंज इन प्राइस लेवल। अब होता क्या है कि एक्चुअल में जब दुकानदार वगैरह प्रोडक्ट्स खरीदी या खरीदी करते या बेचते तो उस समय की एक कीमत होती है, और जब नेशनल इनकम काउंट किया जाता है तो उस समय एक उस प्रोडक्ट की कीमत होती है, तो इसलिए कम ज़्यादा भी प्राइस की वजह से एक्यूरेट नेशनल इनकम हम नहीं निकाल सकते। ये 7 चीज़ें ऐसे हैं जो कि थियोरेटिकल डिफिकल्टीज आहे, कन्सेप्च्युअल डिफिकल्टीज आहे, हे 7 गोष्टी अशा आहेत ज्या राष्ट्रीय उत्पन्नातील तात्विक किंवा संकल्पनात्मक अडचणी आहेत। आणखी काही अड़चनी आयत और कुछ ऐसे डिफ़िकल्टीज़ है जिसे हम प्रैक्टिकल और स्टैटिस्टिकल डिफ़िकल्टीज़ कैसे वो एग्ज़ाम में आपको आ सकता है। अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस 8 या 10 मार्क्स के लिए आता है तो आपको एटलीस्ट 5 डिफ़िकल्टीज़ दोनों भी केस में आपको लिखना पड़ेगा। अब प्रैक्टिकल और स्टैटिस्टिकल डिफ़िकल्टीज़ में क्या बोला है चेक कीजिए। व्यावहारिक अडचणीमध्ये काय सांगितलेलं आहे, प्रॉब्लम्स ऑफ डबल काउंटिंग, दुहेरी गणनेच्या समस्या। अब इसमें क्या होता है, अगर हम ब्रेड का प्रोडक्शन काउंट करेंगे तो व्हीट का हमें इग्नोर करना पड़ेगा। समटाइम्स होता क्या है, बहुत सारे मार्केट में जो केक्स या ब्रेड्स बनते हैं वो गेहूं के पीठ से बनते हैं, बराबर। तो एक तो हमें उस ब्रेड को काउंट करना पड़ेगा या गेहूं को काउंट करना पड़ेगा। आप गेहूं को भी काउंट कर रहे हो और ब्रेड को भी काउंट कर रहे हो, इसका मतलब एक ही चीज़ आप डबल काउंट कर रहे हो, जिस वजह से नेशनल इनकम ज़्यादा दिखा सकता है। करेक्ट। नेक्स्ट उसमें से एग्जिस्टेंट ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर, अमौद्रिक क्षेत्राचे अस्तित्व। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है जो नॉन मोनेटाइज एक्टिवेट करती है, अगर वो मोनेटाइज एक्टिविटी करने लगेगी, मोनेटाइज एक्टिविटीज़ करने लगेगी तो देश का इनकम बढ़ सकता है। उसके बाद है इनएडिक्वेट एंड अनरिलायबल डाटा, अपूरी आणि अविश्वसनीय सांख्यिकी आंकड़ेवारी। समटाइम्स होता क्या है कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो जो डाटा, वो जो अमाउंट्स गवर्नमेंट को भेजते हैं उसमें बिलीव नहीं होता है। समटाइम्स होता क्या है कि किसी इंसान के पास 70,000, 20,000, 30,000, 40,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है और वो एज ऑन पेपर उनका उस इंसान का इनकम 20 लाख या 40 लाख बता रहा है, तो उसके ऊपर कोई भी बिलीव नहीं करेगा। इसलिए ऐसे आंकड़ेवारी को या ऐसे अमाउंट्स को इनएडिक्वेट माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट डिप्रिसिएशन। अब होता क्या है, हम तो अकाउंट्स में डिप्रिसिएशन 10%, 25% निकाल लेते हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो एक्चुअल में डिप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट करती है। एक्चुअल में उनके पास कितने एसेट्स है उनको ही मालूम नहीं होता है। इसका एक डिसएडवांटेज क्या होता है कि गलत बैलेंस शीट वो प्रिपेयर करते हैं। गलत बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के बाद गलत इनकम दिखाता है, गलत नेट प्रॉफिट गवर्नमेंट के पास जाता है, और गवर्नमेंट जब वो नेट प्रॉफिट काउंट करेगा तो नेशनल इनकम में जाएगा। जब बेसिक लेवल पे ही आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो नेशनल इनकम एक्यूरेट नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या बोला है, भांडवली लाभ आणि तोटा, कैपिटल सेक्टर से रिलेटेड बहुत कुछ घोटाला हो सकता है, बहुत कुछ गलत इन्फॉर्मेशन जा सकती है। उसके बाद बोला है निरक्षरता, अज्ञान, इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। बहुत सारे इंडिया में ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं, अच्छे तरीके से पैसे कमाते हैं, लेकिन वो 2 नंबर में बिजनेस करते हैं। मतलब होता क्या है कि 1 नंबर में बिजनेस क्या होता है कि जितनी भी आपको इनकम वगैरह आ रही है, वो इनकम आने के बाद वो इनकम आप ऑन पेपर लिख रहे हो, सारा का सारा रिकॉर्ड कर रहे हो, और उस रिकॉर्ड से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को दे रहे हो और टैक्स पेड कर रहे हो। लेकिन कुछ इंडिया में बिजनेस ऐसे होते हैं जो कि अच्छा खासा इनकम कर लेते हैं, महीने में 70,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, लेकिन ऑन पेपर ऑन टैक्स गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं देते। इसीलिए उनके निरक्षरता या उनके इलिटरेसी की वजह से, उनके इग्नोरेंस की वजह से भी नेशनल इनकम कम आ सकता है। उसके बाद क्या बोला है, व्यावसायिक विशेषीकरणाचा अभाव, डिफिकल्टीज इन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। बहुत सारे इंडिया में बिजनेस ऐसे होते हैं जो कि अच्छा खासा इनकम कमाई करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को कुछ इन्फॉर्मेशन देते ही नहीं है, हाफ इन्फॉर्मेशन देते हैं और उनका बिजनेस में कुछ
उनका जो बिजनेस होता है उनके बिजनेस से रिलेटेड हाफ इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट्स को देते हैं, इसलिए भी नेशनल इनकम काउंट करने में आसानी नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या बोला है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, मालाचे साठाचे मूल्य। अब होता क्या है कि हर एक दुकानदार को रोज़ रात में दुकान बंद करते समय या एट द एंड ऑफ ईयर उनका इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन करना पड़ता है, मतलब उनकी दुकान में कितना स्टॉक है क्या नहीं। और समटाइम्स होता क्या है, कुछ कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जो ये नहीं करते, इसकी वजह से भी गवर्नमेंट के पास अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं जाती है, इसीलिए भी नेशनल इनकम काउंट करने में तकलीफ होती है। नेशनल इनकम काउंट करना कोई आसान बात नहीं है। नेशनल इनकम अगर आप काउंट करोगे तो आपको ग्रॉस अमाउंट मिलेगी। किसी को भी नेशनल इनकम एक्यूरेट निकालना इम्पॉसिबल है अनटिल एंड अनलेस, जब तक इंडिया का हर एक आदमी जब तक टैक्स पेयर नहीं बनता है तब तक कोई भी गवर्नमेंट को नेशनल इनकम काउंट करना आसान नहीं होती है। जैसे जैसे लोग आगे बिजनेस करते रहेंगे वैसे वैसे टैक्स पेयर्स तो बढ़ेंगे, लेकिन नए बिजनेसमैन भी आएंगे और नए बिजनेस वाले पहला काम उनका एक होता है बिजनेस सेटअप करना, उसके बाद कमाई करना और 1 2 3 साल बाद वो टैक्स पेयर बिजनेस बनते हैं। इसलिए इम्पॉसिबल है कि नेशनल इनकम एक्यूरेट काउंट करना। ठीक है, इस चैप्टर में बस इतना ही है। तो फिलहाल थियोरेटिकल पार्ट है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब बस मैं आपको 5 क्वेश्चंस पूछूंगा। 5 क्वेश्चंस पूछने के बाद आज की एग्ज़ाम यहाँ पर ही एंड कर देते। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ वो आप अच्छे तरीके से समझ ले रहे हो। समझ भी नहीं आ रहा है तो कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा समझने की कोशिश हो सके कीजिए। वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और जितना ज़्यादा हो सके मेरे चैनल से रिलेटेड जो एग्ज़ाम सीरीज से रिलेटेड जो वीडियोज़ है उसकी लिंक आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे रखिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स कनेक्ट हो सके हमारे साथ। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के एग्जाम का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा सवाल आप सारे स्टूडेंट्स के लिए ये है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इनकम कमिटी। एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ नॅशनल इन्कम कमिटी, राष्ट्रीय उत्पन्न समितीची स्थापना केव्हा झाली? राष्ट्रीय उत्पन्न समितीची स्थापना केव्हा झाली? वीडियो के फर्स्ट 5 मिनट में मैंने आपको बता दिया था कि नेशनल इनकम कमिटी कब हुई थी। महान लोबिस इनके प्रेसिडेन्शियलशिप यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिली राष्ट्रीय उत्पन्न समितीची स्थापना करण्यात आली होती। केव्हा करण्यात आली होती? स्वातंत्र्याच्या नंतरच, स्वातंत्र्याच्या नंतर लगेच काही वर्षांनी करण्यात आली होती। ऑलमोस्ट सगळ्या स्टुडंट्सचे आन्सर्स येत आहेत। व्हेरी गुड। हां, नेक्स्ट प्रश्न आहे तुमच्या सर्वांसाठी जे की करंट अफेअर्सवरच रिलेटेड आहे। जीडीपीचा फुल फॉर्म, जीडीपीचा फुल फॉर्म, जीडीपीचा फुल फॉर्म इंग्लिश मीडियमच्या स्टुडंट्सने इंग्लिशमध्ये टाईप करा, मराठी मीडियमच्या स्टुडंट्सनी मराठीमधून लिहायचं। जीडीपीचा फुल फॉर्म तुमच्या पुस्तकामध्ये दिलेला आहे, ते प्रश्न इम्पॉर्टंट आहे, त्याला इग्नोर करू नका। फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी, अरे बहुत आसान है, बहुत आसान है। फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। हालांकि पिछले साल 2 महीने पहले हमारी इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन, उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर किया था कि इंडिया की जीडीपी 2 से 3% से कम हो गई है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है, खासतौर पर कॉमर्स स्टूडेंट्स को जिनका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है। फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी पढ़ लीजिए, जिन्होंने भी आंसर किया आपके बुक में पढ़ लीजिए। जीडीपी से रिलेटेड क्या दिया है, वहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है, वहाँ पे अगर आपके पास हाईलाइट रेस हो तो उसे हाईलाइट कीजिए, उस फॉर्मूला को हाईलाइट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ एनडीपी। एनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म ऑफ एनडीपी, जितने भी 60 से 65 स्टूडेंट्स, 6 to 65 स्टूडेंट्स लाइव वीडियो को देख रहे हैं, बस वीडियो को देखे ही मत, वीडियो को लाइक कीजिए। तो जितना आप लाइक करोगे उतना ही कॉमर्स स्टूडेंट्स के बीच में ये वीडियो प्रमोट होगा, यूट्यूब प्रमोट करेगा। ठीक है, लाइक करते जाओ यार, सपोर्ट करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फुल फॉर्म ऑफ जीएनपी। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएनपी का फुल फॉर्म, फुल फॉर्म ऑफ जीएनपी। ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करोगे तो टेलीग्राम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लिंक आपको मिलेगी, तो उस चैनल वीडियो को देखिए, उसमें टेलीग्राम की इंपॉर्टेंट लिंक है। प्राइवेट ग्रुप है सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, ताकि कोई भी दूसरा ना आ सके टाइम पास के लिए, तो इसलिए वो प्रिपेयर किया है, तो उस ग्रुप में भी आप ऐड हो सकते हो।
टेलीग्राम का चैनल की लिंक ऊपर आपको मिल जाएगी आई बटन पे, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, चेक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ एनएनपी, फुल फॉर्म ऑफ एनएनपी, फुल फॉर्म ऑफ एनएनपी। एनएनपी का फुल फॉर्म, फुल फॉर्म ऑफ एनएनपी। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डिफ़िकल्टीज़ होते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के, उसमें आप बहुत कुछ फेंक सकते हो, लेकिन मेथड्स होते हैं उसमें थोड़ा सा आपको फार्मूलाज वगैरह अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा। फार्मूला लिखने के बाद आप कुछ भी फेंक सकते हो रिलेटेड टू टॉपिक। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी फेंकोगे तो मार्क्स मिलेंगे, वर्डिंग थोड़ी आगे पीछे होगी तो चलेगी। करेक्ट। तो आज के एग्ज़ाम हम यहाँ पे ही ख़त्म कर देते हैं। ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया है, बस अब 3 से 4 चैप्टर रह गए, इसके बाद इकोनॉमिक्स भी पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। जितने भी स्टूडेंट्स डे 1 से लेके डे आज तक, डे 17 तक लाइव देख रहे थे, हर रोज़ वीडियो में कमेंट्स कर रहे थे, आप जो कर रहे हो उसकी कीमत पैसे में नहीं हो सकती, उसकी कीमत इन्फिनाइट है। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, जितना आप सपोर्ट करोगे उतना हम आगे जाएंगे। ठीक है, 11 साढ़े 11 बज चुके हैं। तो आज का व्हिडिओ हम आज के एग्ज़ाम यहीं पर भी ख़त्म कर देते हैं। कल से उद्यापासून आपल्या महाराष्ट्रामध्ये नवरात्र चालू होत आहे, तर DA2 अकॅडमीकडून तुमच्या सर्वांना नवरात्र उत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा। यावर्षीची नवरात्र अगोदरपेक्षा थोडीशी वेगळी असेल। यावर्षी तुम्ही सेफ्टीची काळजी घ्या, तुमच्या सेफ्टीची, पॅरेंट्सच्या सेफ्टीची काळजी घ्या। आणि मी अशी प्रार्थना करतो आई जगदंबेच्या चरणी की तुम्हाला हेल्दी आयुष्य लाभू दे, तुमचं सगळ्यांचं रक्षण होऊ दे, आणि बस आपल्या सगळ्यांची तब्येत चांगली राहू दे, आणि वरच्यावर आपल्या अभ्यासात ग्रोथ होऊ दे, आणि आपण मेहनत वरच्यावर वाढू दे। ठीक आहे, बस एवढीच प्रार्थना आई जगदंबेच्या चरणी। दॅट्स इट। आजच्या व्हिडिओसाठी एवढंच। भेटूयात उद्याच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत पाहत राहा आमचं चॅनल DA2 अकॅडमी। स्टे कनेक्टेड।